Hello student, this is Subhashish Sharma from C Jyoti Educational Group, Kota. Student, I hope you all are fine at home. So student, today we are going to start 9th chapter of your physical education and the chapter name is Psychology and Sports. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी इट्स मीन स्टूडेंट ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं उसे हम समझते हैं, उसका पर्सनालिटी कैसा है, वो किस तरीके से बात करता है, उसका लैंग्वेज किस तरीके से, वो बिहेव किस तरीके से करता है, अपने टेक्निक्स को अप्लाई किस तरीके से करता है अपने डेली लाइफ में, अपने माइंड को किस तरीके से यूज करता है वो, तो हर चीज के बारे में हम नॉलेज ले लेते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स, तो एक स्पोर्ट्स प्लेयर है तो उसमें भी उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसकी टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे जो क्वालिटीज है एक स्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर साइकोलॉजी वे में आ जाती है और रहनी भी चाहिए। क्यों? और ये साइकोलॉजिकल नॉलेज एक स्पोर्ट्स प्लेयर को कौन प्रोवाइड करता है? उसका ट्रेनर, उसका कोच, ठीक है। क्या बोलता है कि वो उसका टेक्निक को डेवलप करता है, उसका जो वो स्किल है उसको वो डेवलप करता है किस तरीके से, और उसे वो मतलब एक बोलते हैं ना मोटिवेट करता है कि आप खेल सकते हो, आप अच्छे खेल सकते हो, अपने हुनर को दिखाओ गेम में, आप काफ़ी अच्छा खेल रहे हो, आप आगे बहुत जा सकते हो। तो ये एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलता है जिसकी वजह से वो अपने स्पोर्ट्स को काफ़ी अच्छा प्ले कर पाता है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसको कौन देता है? उसका ट्रेनर, उसका कोच। तो स्टूडेंट हम समझ गए कि साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स जो है इसका क्या मीनिंग है चैप्टर का। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला टॉपिक है इन दिस चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक इज पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का क्या मतलब है? द वर्ड पर्सनालिटी इज टेकन बाय द लैटिन वर्ड persona which means mask. A mask was worn by various actors in dramas in those days of ancient Greek civilization. देखिए यहाँ में पहला लाइन क्या बताया जा रहा है? द वर्ड पर्सनालिटी इज टेकन बाय द लैटिन वर्ड परसोना। परसोना से लिया गया है पर्सनालिटी जो है, परसोना लैटिन वर्ड है, उसी से लिया गया है आपका पर्सनालिटी, ठीक है। विच मीन मास्क, जो परसोना है इसका क्या मतलब इसमें बताया जा रहा है? जिसका मतलब है मास्क, जो पहनते हैं किन लोग, जिनको एक्टिंग करना होता है, जिनको ड्रामा करना होता है, ठीक है। तो ये कब से चली आ रही है? आपकी ग्रीक सिविलाइजेशन में ऐसा होता था, तब से ये आज तक चले आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए कहीं पे कोई स्टेज शो हो रहा है, कहीं ड्रामा हो रहा है, कोई एक्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप सबके अपने अपने अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कोई कुछ होता है तो कोई कुछ, किसी का रोल कुछ और होता है तो किसी का रोल कुछ और होता है। तो सब अपने अपने मास्क वियर किए होते हैं, ठीक है। सब अपने अपने मास्क कैरी करते हैं, मास्क पहने होते हैं, जिससे सामने वालों को ये पता चल जाए कि उस स्टेज में जो परफॉर्म कर रहा है वो इंडिविजुअल, उसका कैरेक्टर क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम समझ लेते हैं ये चीज से। तो पर्सनालिटी हमने समझ लिया कि पर्सनालिटी का एक्चुअल मतलब क्या है और ये कहां से फाउंड हुआ। तो पर्सनालिटी यूजुअली मीन्स दैट एन इंडिविजुअल इज मच मोर देन हिज आउटर अपीयरेंस। देखिए आउटर अपीयरेंस को बताता है। पर्सनालिटी इज अ डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by a person that influences his her cognitions, emotions, motivations and behavior in various situations। देखिए काफी इजी वे में बताया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो हमने ये भी जान लिया कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अभी हम जानेंगे, तो हमने पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से जान लिया। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है? कॉग्निशंस, इमोशंस, मोटिवेशंस एंड बिहेवियर्स इन वेरियस सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से वो इंडिविजुअल बिहेवियर रखता है, ठीक है। और भी जो भी इसमें बात बताई गई थी वो सारे उसे वो किस तरीके से फॉलो करता है, ये सारे चीज़ का नॉलेज उसके सामने जो होते हैं उनको मालूम चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो मास्क वियर किए होते हैं। तो मास्क इट मीन पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी तो हम समझ गए क्या मतलब है पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी का यूज़ किस तरीके से है? पर्सनालिटी से सामने वालों को पता चल जाता है कि आप किस बिहेवियर के हो, आपका कैरेक्टर क्या है, आप क्या करने वाले हो, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। और आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ये सामने वाले को पता चल जाता है, ठीक है। वैसे पर्सनालिटी का मतलब हम समझ गए स्टूडेंट। और पर्सनालिटी जो वर्ड है ये परसोना वर्ड से ली गई है और परसोना लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मास्क, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारा टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। जब पर्सनालिटी दी गई है तो पर्सनालिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी। तो इसमें ए क्या दिया गया है? टाइप ए पर्सनालिटी, इंडिविजुअल विद द टाइप ऑफ पर्सनालिटी आर हाईली कॉम्पिटिटिव। हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं मतलब चैलेंज वगैरह लेने वाले। दे बिकम इम्पेशेंट क्विकली विद डिलेस। Such type of individuals can easily be aroused to anger, hostility and aggression and are more prone to elements। तो स्टूडेंट क्या देखा हमने इसमें टाइप ए में कि ये ऐसे टाइप के इंडिविजुअल होते हैं जिनको जल्दबाजी रहती है किसी भी काम को करने के लेके, साथ ही साथ अगर इनका काम नहीं होता है तो इनको थोड़ा एंग्री भी हो जाते हैं, इनको थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, और जल्दबाजी में अगर इनसे कुछ गलती हो जाती है तो और ज़्यादा भी गुस्सा हो जाते हैं। और उनका गुस्सा, इनका एंग्रीनेस कुछ इस तरीके से भी हो जाता है जो ये क्या बताया गया है? हॉस्टाइलिटी
हॉस्टिलिटीज मीन ऐसा एग्रेशन, ऐसा गुस्सा जिससे वो सामने वाला का नुकसान पहुंचा दे। तो इस तरीके के जो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो आते हैं आपके टाइप ए पर्सनालिटी में। टाइप बी को हम समझेंगे तो टाइप बी पर्सनालिटी में क्या होता है स्टूडेंट, दिस इंडिविजुअल्स आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर, कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं नेचर के, स्वभाव के। दे आर इजी गोइंग एंड आर एबल टू कोप विथ स्ट्रेस effectively. They are not over ambitious but are successful in lives. अपने लाइफ में सक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं, और साथ ही साथ क्या है, इनका अंदर गुस्सा वगैरह का जो मैटर है, एग्रीनेस है, ये ज़्यादा नहीं रहता है, और ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जो मेंटली प्रॉब्लम है इनको काफ़ी अच्छे से सॉल्व आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और इन सब के बावजूद भी ये अपने लाइफ में सक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट जो है हमारा टाइप सी। टाइप सी में क्या होता है, टाइप सी पर्सनालिटी, इन दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी इंडिविजुअल्स हैव प्लीजिंग एंड पीस मेकिंग नेचर, प्लीजिंग एंड पीस मेकिंग नेचर एंड आर एबल टू सप्रेस देयर इमोशंस एफिशिएंटली। दे आर पैसिव एंड होपलेस एज दे फील लोनलीनेस एट एन अर्ली एज। ये अर्ली एज वाला मतलब अर्ली एज में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही साथ ये इनको मतलब जैसा अकेला रहना या ये होपलेस रहना, इनका अंदर ऐसा एक्टिविटी होती है जैसे कि ये होपलेस, हम पता कर लेते हैं कि ये होपलेस है, काम को लेके उतना वो नहीं रहता इनको इंटरेस्ट, साथ ही साथ ये लोनलीनेस, इट मीन कभी कभी ये अपने आप को अकेला पाएंगे, अपने आप को अकेला रखना चाहेंगे, ठीक है, और साथ में और क्या बताया गया है, पीसफुल, और थोड़ा शांत नेचर के रहेंगे, ज़्यादा मतलब एक्टिवनेस इनके अंदर नहीं रहता, शांत नेचर, शांत स्वभाव के ये रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट टाइप डी पर्सनालिटी। तो इन दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विद दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी यूजुअली सफर फ्रॉम हाई डिग्री ऑफ पेन एंड दे सप्रेस देयर फीलिंग्स पर्सनालिटी। These individuals are prone to heart disease and possess high risk of blood pressure and depression. तो इनको बॉडी में कुछ तरह का प्रॉब्लम होता है, डिजीज़ वगैरह होता है, साथ ही साथ इनमें ब्लड प्रॉब्लम भी बताया गया है, हार्ट प्रॉब्लम भी बताया गया है, और अब इनका जो फीलिंग्स होता है उसमें काफ़ी मतलब जो सोचते हैं समझते हैं, मतलब दुखी में रहना, जैसा बोलते हैं ना, दुख में रहना, दुखी में रहना, ठीक है। तो इस तरीके का पर्सनालिटी वाले लोग आ जाते हैं जो आते हैं टाइप डी पर्सनालिटी में। तो हमने 4 टाइप के पर्सनालिटी को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड टाइप्स। अब हम अभी तक तो हम स्टूडेंट बिहेवियर को, ठीक है, मेंटली अकॉर्डिंग मेंटली जो हम लोग देख रहे थे, मतलब बिहेवियर किस तरीके से होता है, जो हमने 4 टाइप का देखा। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट कि पर्सनालिटी बॉडी को लेकर किस तरीके से होती है। तो हम वो समझेंगे सेल्डन क्लासिफिकेशन। सेल्डन ने क्लासिफाइड किया है कि बॉडी की पर्सनालिटी कितने टाइप से होती है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहला आता है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ में क्या होता है, These individuals have short arm and legs, हाथ और पैर जो है इनका लेंथ छोटा होता है। They have rounded physique, rounded physique होता है, देखिए पिक्चर यहाँ मेंशन किया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। They have rounded physique, their limbs seem to be shorter because of excessive deposit of adipose tissues. They have soft body, they have underdeveloped muscles, they have a capacity for high fat storage and become fat easily. हाई फैट स्टोरेज मतलब इनके बॉडी में देख सकते हैं, पिक्चर से हमें समझ में आ रहा होगा कि इनके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फैट होती है, साथ ही साथ इनका जो मसल्स अंडर डेवलप होता है, और इनका जो हैंड और लेग अगर हम देखते हैं तो इनका लेंथ जो होता है छोटा होता है, ठीक है। ये ज़्यादा ओवरवेट या ज़्यादा ओबेसिटी क्राइटेरिया के अंदर जो इंडिविजुअल्स आते हैं ना स्टूडेंट, उन लोगों के अंदर ये हम कह सकते हैं कि वो लोग एंडोमॉर्फ में आते हैं, वो लोग एंडोमॉर्फ में आते हैं, ठीक है। जो कहते हैं ना हिंदी में मोटे लोग, जैसे कि ओबेसिटी, ओवरवेट जैसे वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, वो है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ, द इंडिविजुअल हु हैव एन एक्टोमॉर्फ बॉडी आर यूजुअली रेफर्ड टू एज स्लिम persons because their muscles and limbs are elongated। देखिए अब ये मतलब कहते हैं ना बहुत पतला है, तो इनका हाइट ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इनके अपर लिम और लोअर लिम थिन होती है और लंबी होती है, ठीक है। इट्स मीन लेंथ इनका ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इनको रनिंग या जंपिंग इवेंट जब इनसे करवाया जाता है तो इनको काफ़ी आसानी होती है, बिकॉज वाई इनका अपर लिम लोअर लिम काफ़ी लेंथ में लॉन्ग होता है। साथ ही साथ ये पतले होते हो तो इनका बॉडी वेट भी ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज इनका जो मास जैसे कि दिया, दे हैव वीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी एंड यूजुअली फेस ग्रेट डिफिकल्टीज इन गेनिंग वेट, ठीक है, और वेट गेन इनको नहीं हो पाता, वेट गेन नहीं कर पाते। दे हैव फ्लैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल। देखिए फ्लैट चेस्ट
एंड लेस मसल्स, जो मसल्स भी होते हैं उनका मतलब जो मसल्स होता है हमारा उसका एक वो होता है मेजरमेंट होता है चौड़ाई में, तो वो चौड़ाई जो उनका होती है वो कम होती है, ठीक है, वो थिन होता है, बहुत पतला होता है इनका मसल्स। तो इस वजह से इनका क्या होता है कि बॉडी मास नहीं हो पाता, बॉडी मास में नहीं रह पाता है, पतले हो जाते हैं, पतले रहते हैं ये। और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे स्टूडेंट यहाँ में कि इनका अपर लिम और लोअर लिम काफ़ी लेंथ में लॉन्ग होता है, जिस वजह से एक्टिविटी जैसे कि जंपिंग इवेंट हो गया, रनिंग इवेंट हो गया, ये सब में इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेसोमॉर्फ। तो मेसोमॉर्फ में क्या है, इसको हम लोग गुड फिजिक भी कह सकते हैं, ठीक है। मेसोमॉर्फ आर कैरेक्टराइज एज इन बिटवीन द अदर टू बॉडी टाइप एंड आर जनरली डिस्क्राइब एज मस्कुलर। देखिए पहले ही बता दिया गया है मस्कुलर, इसमें मस्कुलर बॉडी, जैसे कि आप एक बॉडी बिल्डर को आप ले लो, एक अच्छे एथलीट को ले लो, एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर को ले लो और उनका बॉडी स्ट्रक्चर को आप देखो कि किस तरीके से मस्कुलर बॉडी होता है, कितना फिट होता है, तो मसल्स भी बॉडी भी शेप में होता है उनका, तो इसे हम क्या लेंगे कि ये मेसोमॉर्फ के अंदर आते हैं। इनका हाइट भी इक्वल होता है, इनका अपर एंड लोअर लिम्ब का भी जो हाइट होता है वो भी ठीक होता है, बॉडी मास भी ठीक होता है और इनके अंदर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, हर एक चीज, हर एक क्वालिटी इनके अंदर अच्छे क्वांटिटी में होती है। लेकिन जब हम इससे पहले वाले जो बात किए थे एक्टोमॉर्फ में, इनके अंदर थोड़ा एंड्योरेंस पावर देखिए दिया गया है यहाँ पे, टाइप इज नेचुरली suited to perform wonderfully in endurance activity। तो ये एंड्योरेंस एक्टिविटी मतलब, एंड्योरेंस मतलब हमने क्या समझा, कुछ एक्टिविटी जिसको बिना थके हुए कुछ और देर तक हम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इन लोग कर लेते हैं, बिकॉज वाई, क्योंकि इनका बॉडी ही इतना लाइट वेट में होता है कि जल्दी ये थक नहीं पाते, जल्दी ये थकते नहीं, तो एक्टिविटी को नॉर्मल इंडिविजुअल से वो कुछ टाइम तक ज़्यादा वो कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये भी समझ लिया स्टूडेंट मेसोमॉर्फ कि मेसोमॉर्फ में एक गुड फिजिक को आप याद रखते हैं वर्ड को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेसोमॉर्फ किस तरीके से होता है, ठीक है स्टूडेंट। हमने बॉडी पर्सनालिटी को भी समझ लिया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जंग्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। जंग्स का क्या क्लासिफिकेशन है, तो सब पर्सनालिटी को लेकर हम देखेंगे। अंडर दिस द इंडिविजुअल्स आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट इंट्रोवर्ट, दीज आर द पर्सन हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शाइनेस, social withdrawal and tendency to talk less. Owing to these characteristics, each person seems to be self-centered, unable to adjust easily in society or social situation. They are very sensible, rigid in ideas and future oriented. शांत स्वभाव के होते हैं, सोशल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात करने वाले नहीं होते हैं और थोड़ा शर्मीले टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियर वाले लोग को, ऐसे पर्सनालिटी वाले लोगों को हम इंट्रोवर्ट के अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट जो है हमारा एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट्स क्या होता है, तो एक्सट्रोवर्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली, आउटगोइंग, टॉकेटिव एंड सोशल इन नेचर। दे यूजुअली प्रेफर सोशल कॉन्टैक्ट्स, they are generous, supportive and courageous. They may be called happy-go-lucky persons. They express their feeling openly. They take decision and act upon it quickly. They are not affected easily by difficulties and troubles. किसी भी तरह का डिफिकल्टी को ये सॉल्व कर लेते हैं, इनका सोच समझ अच्छा होता है, फ्रेंडली, सोशली ये होते हैं, सोशल में भी अच्छा काम कर लेते हैं, सोशली भी होते हैं, मतलब सबसे मिलना जुलना, और फ्रेंडली भी होते हैं, किसी से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, इनका फ्रेंड सर्कुलेशन जो होता है अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये सोशल इन नेचर, इट्स मीन इनका नेचर इतना अच्छा होता है कि ये सोशल में इनको एडजस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बिहेवियर अच्छा होता है, किसी भी डिफिकल्टी, किसी भी प्रॉब्लम को एक जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कहेंगे ना कि एक नॉर्मल जो पर्सनालिटी होना चाहिए कि हर क्वालिटी उस इंडिविजुअल के अंदर हो, तो उसे हम एक्सट्रोवर्ट से ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है स्टूडेंट, ये एम्बीवर्ट। ओनली फ्यू आर प्योर इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट्स। एम्बीवर्ट आर द मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स इन अ बैलेंस मैनर। दे आर नाइदर टू आउटगोइंग इन नेचर। तो एम्बीवर्ट में क्या आता है स्टूडेंट कि जो हमने ये देखा था ना इंट्रोवर्ट और साथ में हमने देखा एक्सट्रोवर्ट, इन दोनों का कोलैबोरेशन होता है, मतलब ये दोनों क्वालिटी जिस इंडिविजुअल के अंदर है तो उसे हम ले लेंगे एम्बीवर्ट से। तो एम्बीवर्ट्स मतलब वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होते हैं कि जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों क्वालिटीज होते हैं। मतलब हम लोग इसे एग्जांपल में समझते हैं, तो मान लीजिए आप कोई, जैसे कि आप हो, आप कोई मैरिज सेलिब्रेशन में कहीं पे भी जाते हो, तो आपको
अपने रिश्तेदार से किसी से मिलना पड़ता है तो वहाँ पे आप कैसे शांत स्वभाव के अपने आप को पेश रखते हो और कितने शांति से आप बात करते हो और कितने पोलाइट रहते हो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर वो इंडिविजुअल या आप मान लीजिए अपने फ्रेंड के साथ जाते हो कहीं खेलने या घूमने या पिकनिक पे, तो वहाँ आप कैसे मतलब एक्टिव रहते हो, हर चीज़ को मतलब हंस के मतलब रिप्लाई देना, हर अच्छा सोचना, अच्छा थॉट लेना, दूसरे के साथ फ्रेंडशिप अच्छा रहता है आपका। तो ये आपका एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को बता दिया गया है। तो ये दोनों क्वालिटी जो हो जाता है जिस इंडिविजुअल के अंदर होता है उसे हम एम्बिवर्ट कहेंगे। लेकिन फ्यू दिया गया है, फ्यू इट्स मीन कुछ, मतलब कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के अंदर आते हैं जिनके अंदर ये दोनों क्वालिटी, दोनों पर्सनालिटी होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? उसे हम कहेंगे एम्बिवर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी। तो इसमें क्या है स्टूडेंट? दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स द अंडरलाइंग ट्रेट्स दैट मेक अप इंडिविजुअल्स ओवरऑल पर्सनालिटी, द डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी आर। देखिए अब कौन से बिग 5 थ्योरी है पर्सनालिटी के, हम इसे जानेंगे। तो एग्रीएबलनेस, सच इंडिविजुअल्स आर फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कंपिटेबल। तो स्टूडेंट देखिए जब आप रीड करोगे तो एक एक वर्ड ही रीड करते साथ आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या बताया गया है। फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटेबल, काइंड एंड जेंटल। पर्सन विथ टू एग्रीबलनेस मे बी मोर डिस्टेंट और अलूफ, दे आर यूजुअली काइंड, जेनरस, अफेक्शनेट एंड सिंपैथेटिक। देखिए अब वो पर्सन जो शांत स्वभाव के होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, साथ ही साथ इनको हम अलग मतलब सबसे अलग देख सकते हैं कि ये सबके जैसे नहीं है, कुछ अलग सा इनका बिहेवियर, शांत स्वभाव होते हैं, फीलिंग्स में होते हैं ये, ठीक है। इनमें ज़्यादा एक्टिविटी हमें देखने नहीं मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ हमें फ्रेंडली भी होते हैं, कुछ हद तक कोऑपरेटिव भी होते हैं। तो ये हम समझ लेते हैं एग्रीबलनेस से। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट जो है हमारा न्यूरोटिज्म। तो इसमें क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी। दिस डोमेन और डायमेंशन रिलेट्स टू वंस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड द डिग्री ऑफ नेगेटिव इमोशन। देखिए नेगेटिव इमोशन का अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव इमोशन इसमें क्या मतलब नेगेटिव थॉट, नेगेटिव रिप्लाई दे देना, गुस्सा हो जाना, किसी भी चीज़ को ना समझ पाना, मतलब नेगेटिव इसमें उल्टा, मतलब हर चीज़ का उल्टा ही रिस्पॉन्स उससे मिल जाता है हमें, नेगेटिव इमोशन वाले जो होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट जो है हमारा वो है ओपननेस। तो पर्सन हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, नया चीज सीखने के लिए वो आगे आता है, न्यू कंसेप्ट एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंसेस यूजुअली रिमेन ऑन द टॉप इन ओपननेस। Openness includes trait like being imaginative, insightful and having a variety of interest. स्टूडेंट ओपननेस, हम बोलते हैं ना किसी को कि वो ओपन माइंड का इंडिविजुअल है या वो ओपन माइंड का है, तो मतलब अच्छे क्वालिटीज़ उसके अंदर होते हैं, खुलकर सबसे बात करना, फ्रेंडशिप रखना, सोशल में अच्छा बिहेव रखना, कम्युनिकेशन अच्छा तरीके से करना, ओपन रहना है, नया चीज़ सीखना, नया टेक्निक के साथ किसी काम को परफॉर्म करना, किसी वर्क को परफॉर्म करना, नया चीज़ सीखना, नया चीज़ जानना, किसी को नई नई चीज़ बताना, मतलब ओपन माइंडेड होते हैं वो, ठीक है। उनके अंदर ज़्यादा मतलब ऐसा कोई ऐसा बात ऐसा कुछ नहीं रहता जिससे हम ये सोचे कि वो अलग है या वो सबसे अलग है। ओपन माइंड, सबसे मिलजुल कर रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्शियसनेस। Person who have a higher degree of consciousness are reliable and promote such person remain organized, systematic, laborious and complete in all respect। तो इसमें क्या है, हार्ड वर्कर होता है, इसमें हार्ड वर्कर होते हैं जो कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं। हार्ड वर्कर अपने काम को लेकर पूरा मतलब ध्यान में रखना है अपने काम को टाइम से कंप्लीट करे, और साथ ही साथ क्या होता है ये हार्ड वर्कर होते हैं। एक तरह से आप इसे समझ लीजिए कि कॉन्शियसनेस मतलब आप क्या है, इसमें जो टॉपिक आ रहा है ये टॉपिक में मतलब क्या बताया जा रहा है आपको कि वो लोग जो हार्ड वर्क में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते हैं, समय को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उनको सिर्फ अपना काम से मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन ज़्यादातर होता है, ये क्वालिटीज़ किनके अंदर आती है, जैसे कि लीडर या कोई नेता, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब तरह तरह के क्वालिटी उनके अंदर होना चाहिए। बिकॉज वाई की देखिए, क्योंकि उनको कई लोगों के बीच में जाना पड़ता है, एक लीडर को कई ग्रुप के मेंबर्स को संभालना पड़ता है, तो वो लीडर के अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है, जैसे कि किस तरीके से स्पीच देना है, किस तरीके से बोलना है, कौन से टेक्निक के बारे में अपने लीडर को गाइड करना है, लीडर को किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करना है, खुद एनर्जेटिक वे में किस तरीके से रहना है, सारे चीज का नॉलेज एक्सट्रोवर्सन में उसको हमें देखने मिल जाती है। तो ये पर्सनालिटी हम जान गए एक्सट्रोवर्सन। तो स्टूडेंट हमने बिग 5 जो थ्योरी थे हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसे हम ओशियन वर्ड से भी ध्यान में रख सकते हैं, OCAAN। तो जैसा कि देखिए एग्रीबलनेस, न्यूरोटिज्म और
ओपननेस, कॉन्शियसनेस एंड एक्सटेंशन। अगर आप इन सबके पहले अल्फाबेट को लोगे तो ये ओशियन वर्ड आप ध्यान में रखोगे तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि बिग 5 थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो ओशियन वर्ड आप याद रखोगे ना तो एक एक अल्फाबेट से आपको वो पॉइंट याद आ जाएगा कि कौन कौन किसमें ओपननेस है, किसमें कॉन्शियसनेस है। ये ठीक है स्टूडेंट, ये एक टेक्निक था आपको ये पॉइंट को याद रखने का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट जो है मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। तो मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन मतलब वो रीजन होता है जिसको देखकर, जिसे लेकर हम कुछ अच्छा करते हैं, अपना गोल को अचीव करते हैं, कुछ सीख पाते हैं, कुछ नया कर पाते हैं, अपने आप को एक हाई लेवल में पहुंचा पाते हैं। तो मोटिवेशन हम इस तरीके से समझेंगे। तो स्टूडेंट मोटिवेशन के अगर हम टाइप देखते हैं तो दो टाइप के होते हैं। तो दोनों में सबसे पहला जो होता है, एक तो हम खुद से ही मोटिवेट होते हैं और एक हम किसी के द्वारा मोटिवेट होते हैं। तो जो खुद से मोटिवेट होते हैं ना तो वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, इसको हम इंटरनल मोटिवेशन भी ले सकते हैं। इट अकर्स व्हेन पीपल आर कंपेल्ड टू डू समथिंग आउट ऑफ प्लेजर, इंपॉर्टेंस और डिजायर। स्टूडेंट हमने आपको बता दिया कि इंटरनल इंस्टिंक्ट मोटिवेशन को कहा जाता है और इसमें क्या क्या बातें आती हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन में ले लेते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब वो खुद से नहीं, किसी को देखकर मोटिवेट होता है। अब हम इसे एग्जांपल में समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, काफी अच्छे तरीके से खेल रहा है और उसके साथ भी एक और स्पोर्ट्स प्लेयर है, लेकिन वो उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो एक प्लेयर को देखता है कि वो इतना अच्छा से खेल पा रहा है, उसके अंदर इतने अच्छे स्किल्स है, इतना अच्छा नॉलेज वो अप्लाई कर रहा है, तो मैं भी तो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हूं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं भी करूंगा। तो वो क्या करता है, उसे देखकर खुद के ऊपर हार्डवर्क करना शुरू कर देता है और वो भी एक दिन वैसा ही या उससे भी अच्छा प्लेयर बनकर सामने आ जाता है। ये तो रहा कौन सा, एक्सटर्नल मोटिवेशन का हमने बात कर लिया। इंट्रिंसिक, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। अपने आप को एनर्जी में लाना, जितने एनर्जी में वो इंडिविजुअल वर्क कर रहा होता है उससे भी ज्यादा एनर्जी में लाकर उस काम को वो परफॉर्म करने को कोशिश करता है। मतलब वो खुद से ही खुद को मोटिवेट करता है कि मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं भी कर सकता हूं, मेरे में ऐसा क्या कमी है, मैं कर पाऊंगा, मैं करूंगा। तो अपने आप को मोटिवेट वो करता है, खुद से ही खुद को वो मोटिवेट कर लेता है। तो ये हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ले लेंगे, जिसे हम इंटरनल मोटिवेशन ले लेते हैं। सो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। हमने मोटिवेशन को तो समझ लिया, कितने कितने टाइप के मोटिवेशन थे, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। तो गोल सेटिंग, एलोबरेट, अरेंजमेंट ऑफ कंपटीशन। तो गोल सेटिंग में क्या है, इफ यू डू नॉट सेट अ गोल यू कैन नॉट अचीव एपेक्स पोजीशन इन योर लाइफ। अगर गोल सेट नहीं कर पाता है वो प्लेयर या वो इंडिविजुअल, तो वो अपने लाइफ के एपेक्स पोजीशन में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। गोल सेट करना इसलिए भी जरूरी होता है कि वो टारगेट, वो एम, वो गोल, उसी की वजह से हम वैसे ही परफॉर्म करते हैं अपने डेली लाइफ में, वैसे ही हम रहते हैं, वैसे ही हार्डवर्क करते हैं, तब जाकर हमें गोल, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो पाता है, हम लाइफ के एपेक्स लेवल में पहुंच पाते हैं, ठीक है। सो द स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी इंकरेज टू सेट फ्यू एम्बिशियस बट अचीवेबल लॉन्ग टर्म गोल। देखिए स्पोर्ट्स प्लेयर को देखो, अब उसे मान लो काफ़ी अच्छा लेवल में परफॉर्म करना है या अपने स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे तक खेलना है और काफ़ी अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल में पहुंचना है, जैसे कि वर्ल्ड कप हो गया या ओलंपिक लेवल हो गया, जो बहुत ही हाई लेवल होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टाइम भी लगता है, तो उसे क्या करना होता है, उसे अपना गोल बनाना होता है। हाँ, वो वर्ल्ड कप मेरा गोल है, वो वर्ल्ड कप मेरा टारगेट है, वहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो एक अच्छा खासा उसे टाइम मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है उस जगह, उस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो उस लेवल तक पहुँचने के लिए वो जिस तरीके से हार्डवर्क करता है, जिसे देखकर वो कुछ सीखता है, जिस तरीके से वो मोटिवेशन होता है ना, तो यही टॉपिक बताया जा रहा है आपका गोल सेटिंग। तो क्योंकि वो उसने गोल सेट कर लिया कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मुझे एक अच्छा लेवल में परफॉर्म करना है, कि मुझे ओलंपिक लेवल में जाना है, उसने गोल सेट कर लिया है। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो वो हार्डवर्क करना शुरू कर देता है, उस गोल सेटिंग के जो वे होता है, जो रास्ता होता है, वो चलना शुरू कर देता है, उसी रास्ते को हम कहेंगे गोल सेटिंग, क्योंकि वो गोल सेट किया हुआ है और उसी वे में वो जा रहा है, अपने गोल की तरफ वो बढ़ रहा है, अपने टारगेट की तरफ वो बढ़ रहा है। तो वैसे ही हम इस टॉपिक को समझ लेंगे कि गोल सेटिंग इसलिए जरूरी होता है कि जैसे कि देखिए आपके भी एग्जाम्स है, तो आपके गोल क्या होता है कि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर कवर करना है, अच्छा आपका मार्क लाना है, तो वो आपका टारगेट हो जाता है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, दिन रात पढ़ते हो, ठीक है, अपना स्टडी में बहुत फोकस रखते हो। तो गोल सेटिंग आप समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं एलोबरेट, अरेंजमेंट ऑफ कंपटीशन। अब कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई गेम हम कंडक्ट करा रहे हैं, तो अब इसमें क्या वर्ड यूज हो रहा है, अरेंजमेंट। मतलब वो कंपटीशन को किस तरीके से अरेंजमेंट मतलब किया जाता है, मतलब वो अरेंज किस तरीके से कंपोनेंट को किया जाता है कंपटीशन को, जैसे कि उसमें जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी फील्ड होता है, जो भी लाइट, जो भी कुछ होता है कंपटीशन के अंदर, उसका अरेंजमेंट ठीक तरीके से होना चाहिए, ठीक है, जिससे प्लेयर को अपने गोल तक पहुंचने का एक अच्छा मतलब मौका मिल जाता है। अगर मान लीजिए कहीं मैच चल रहे हैं, कहीं टूर्नामेंट चल रही है इवनिंग में, नाइट में, तो वहाँ पे लाइट का कोई प्रॉब्लम है, तो अरेंजमेंट ठीक नहीं है लाइट का, इट्स मीन तो वहाँ पे गेम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। गेम ठीक से नहीं हो पाएगा तो स्पोर्ट्स प्लेयर अपने गोल टारगेट तक किस तरीके से पहुंचेंगे, गेम को ठीक तरीके से कैसे परफॉर्म करेंगे, अपना स्किल, अपना परफॉर्मेंस को बेटर किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से दिखाएंगे दूसरों को, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए हमें बताया गया है एलेबरेट अरेंजमेंट ऑफ कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन का जो अरेंजमेंट है वो ठीक तरीके से भी होना
बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि एक स्पोर्ट्स प्लेयर को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके, ठीक है, टारगेट की तरफ, गोल की तरफ बढ़ने का मौका मिल सके। स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारा मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, मीनिंग ऑफ एग्रेशन। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एग्रेशन, एग्रेशन मतलब क्या, गुस्सा। जब स्पोर्ट्स प्लेयर अपने फील्ड में खेल रहा होता है तो आपने अक्सर देखा होगा, कोई क्रिकेट मैच, कोई फुटबॉल टूर्नामेंट, आपने हमेशा देखा होगा कि कोई एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, या एक दूसरे को अब्यूजिंग कर देते हैं, भला बुरा कह देते हैं, ठीक है, कोई ऐसा गलत सिंबल दिखा देते हैं, कोई भी ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो इसे हम एग्रेशन में ले लेंगे, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, तो इन psychology the term of aggression refer to a range of behaviors that can result in both physical and psychological harm to oneself, other or object in the environment। हमने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। कंसेप्ट हम समझेंगे। इन स्पोर्ट्स एग्रेशन इज ऑफन सीन इन द फील्ड वेयर प्लेयर प्ले एग्रेसिवली, जहां प्लेयर प्ले करता है, एग्रेसिवली प्ले कर लेता है, ठीक है। देयर इज अ डिजायर टू एक्सेल विच लीड्स द प्लेयर टू प्ले विथ हाई इंटेंसिटी। सो एग्रेशन इज पॉजिटिव व्हेन प्लेयर प्ले विथ इन द रूल्स ऑफ द गेम विथ हाई इंटेंसिटी एंड विदाउट हार्मिंग अदर प्लेयर। देखिए इसमें दो बातें को बताया गया, एक जहां प्लेयर हाई इंटेंसिटी के साथ तो खेलता है बट एग्रेसिव नहीं होता है, लेकिन और एक बात क्या बताई गई है हमें कि गेम प्लेयर हाई इंटेंसिटी के साथ खेलता है लेकिन एग्रेसिव हो जाता है। तो अब ये जो गुस्सा है, जो एग्रेसिवनेस है, इसे एक प्लेयर को किस तरीके से डील करना चाहिए, इसे किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, इसे किस तरीके से हमें मतलब सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो ये इसके बारे में हम जानते हैं। और कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन और एग्रेशन क्या है ये भी हमने समझ लिया, कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन को भी हमने समझ लिया। तो स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो एग्रेशन का अगर हम बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल और हॉस्टाइल एग्रेशन इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। एग्रेशन के टॉपिक के अंदर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड हॉस्टाइल एग्रेशन को मेंशन किया गया है, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन आपको क्या बताता है, चलिए जानते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, इन दिस टाइप ऑफ एग्रेशन द मेन एम इज टू अचीव अ गोल बाय यूजिंग एग्रेशन इन अ पॉजिटिव वे। जो अपने गुस्सा है, जो अपना एग्रेशन है ना, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी को हार्म पहुंचा दे, ये नहीं कि किसी को अब्यूजिंग कर दे, ये नहीं कि किसी को कुछ नुकसान पहुंचा दे। अब इसको किस तरीके से पॉजिटिव वे में लेंगे कि मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं भी कर सकता हूं। अपने गुस्से को पॉजिटिव वे में वो इंडिविजुअल लेता है, मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं भी कर सकता हूं। अपने गुस्से को वो सही तरीके से यूज़ करता है, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने में अपना टाइम का वेस्ट और कोई नुकसान करता है, ठीक है। वो टाइम अपने ऊपर देता है, अपने गुस्से को वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि चलो अब मुझसे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं हार गया, नेक्स्ट टाइम मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना अच्छा से खेल सकता हूँ। तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से मैच को प्ले करता है, गेम को प्ले करता है और बहुत ही अच्छे से खेल पाता। तो देखिए एग्रेशन उसके अंदर भी आया, गुस्सा उसके अंदर भी आया, लेकिन उसने उस गुस्से को पॉजिटिव वे में लिया, ना कि नेगेटिव वे में। अगर नेगेटिव वे में लेता तो स्टूडेंट वो कन्वर्ट हो जाता हॉस्टाइल एग्रेशन में, ठीक है। तो उसने पॉजिटिव वे में ले लिया, तो हमने ये समझ लिया कि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन हम किसे कहते हैं, और इसमें वो अपने गोल को भी अचीव कर लेता है, टारगेट को भी अचीव कर लेता है। लेकिन अगर हम देखते हैं जो दूसरा पार्ट है वो है हॉस्टाइल एग्रेशन। In hostile aggression, the main aim is to cause harm to the opponent in order to achieve the goal. दोनों का मतलब यही होता है कि गोल अचीव करना, इसमें भी मीनिंग वही बताया गया है, हॉस्टाइल में भी यही बताया गया है कि गोल अचीव करना। लेकिन ये थोड़ा है सही तरीका है, मतलब गुस्सा दोनों में आता है बट एक जो एग्रेशन दोनों में आता है, लेकिन एग्रेशन एक स्पोर्ट्स प्लेयर एग्रेशन को पॉजिटिव वे में ले लेता है, और एक जगह पे क्या बताया गया कि एग्रेशन एक स्पोर्ट्स प्लेयर एग्रेशन को नेगेटिव वे में ले लेता है। लेकिन दोनों का मकसद एक ही होता है कि गोल को अचीव करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए गोल का बात दोनों में किया गया है, यहाँ पे भी गोल का बात किया गया है और आपका यहाँ पे भी गोल का बात आपका किया गया है, लेकिन ये थोड़ा गलत तरीका है। हॉस्टाइल इट्स मीन आप इसमें गुस्सा में किसी का नुकसान पहुंचा देते हो, किसी को अब्यूजिंग कर देते हो, कुछ गलत सिग्नल दिखा देते हो, कुछ गलत बोल देते हो, या कहते हैं ना स्पोर्ट्स में, जैसा आपने फुटबॉल का टूर्नामेंट देखा होगा, अक्सर फुटबॉल के गेम में हमें ज़्यादातर देखने मिल जाता है, देखने तो हर गेम में मिल जाता है, लेकिन फुटबॉल में क्या होता है कि अक्सर हमें ये देखने मिल जाता है कि एक प्लेयर एक दूसरे प्लेयर से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, या गोल नहीं हो पाता है, ऐसा कोई मिस्टेक हो जाता है जिस वजह से वहाँ पे फाइटिंग हो जाता है, अब्यूजिंग हो जाता है, धक्का धुक्की हो जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे, मतलब नेगेटिव वहाँ पे एक दूसरे को रिस्पॉन्स वो देना शुरू कर देते हैं, रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन वो प्लेयर भी किस लिए वो खेल रहे हैं, ताकि उनको भी जीतना है, उनका भी गोल जीतना है, उनका भी गोल है कि वो उस कप तक पहुंचे, वो उस लेवल तक पहुंचे, वो इस मैच को जीते। तो गोल इनका भी तो वही हुआ ना कि मैच जीतना है, लेकिन किसी वजह से वो अपने एग्रेशन को नेगेटिव वे में ले लेते हैं अपने अंदर, जिस वजह से वो एक दूसरे प्लेयर से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को गलत रिस्पॉन्स वो देना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन मतलब क्या होता है और हॉस्टाइल एग्रेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट।
सो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।